Hello, good morning students. My name is Bhavini. Today we will learn in Sanskrit subject chapter number 1. Okay? लास्ट सेशन में हमने वंदना का वीडियो देखा था. आज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है संस्कृत वर्ण परिचयः. ठीक है, तो हम सीखेंगे आज संस्कृत वर्ण परिचयः. तो बच्चों, हम अपनी बात दूसरों को कैसे समझाते हैं, बोलकर या लिखकर. जैसे हमने हिंदी सब्जेक्ट में भी सीखा है ना कि भाषा कैसे सीखी जाती है, तो मौखिक रूप से और लिखित रूप से. ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे संस्कृत वर्ण भी हमें सीखने हैं. तो हम अपनी बात दूसरों को कैसे समझाते हैं, बोलकर या लिखकर. ठीक है, उसका आंसर है लिखने में या बोलने में हम अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना. तो शब्द वर्णों से बनते हैं. आइए हम वर्णों को जाने, वर्णों के बारे में जाने कि वर्ण क्या है. ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है. ठीक है, भाषा जब हम सीखने जा रहे हैं तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण. ठीक है, वर्ण हम सीखेंगे, उसके बाद शब्द सीखेंगे, उसके बाद हम पूरा वाक्य सीखेंगे. ठीक है, तो वर्णों को मिलाकर क्या बनता है? शब्द, और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं. समझ में आया? वर्ण यानी के स्वर और व्यंजन, है ना. हम लोग हिंदी में भी सीखे हैं, है ना. फिर संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर है. कितने हैं? 13 33 व्यंजन है. कितने हैं? 33 व्यंजन है और 2 अयोगवाह है. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में स्वर, व्यंजन और अयोगवाह पढ़ेंगे. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलो, स्वर क्या है वो सीखते हैं. तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर है. स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या है? स्वर है. संस्कृत में 13 स्वर होते हैं. कितने स्वर होते हैं बच्चों? 13. कौन कौन से? देखो, अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, रू, लू, ए, ऐ, ओ, औ. ठीक है, ये 13 स्वर होते हैं. इन्हें 2 भागों में बांटा गया है. ये जो 13 स्वर है इन्हें 2 भागों में बांटा गया है. चलो अभी वो देखते हैं कि ये कौन कौन से भाग में बटे हुए हैं. तो यहाँ पे देखो, ये एक स्वर का चित्र है, पिक्चर दिया है, उसमें 2 भाग दिए हैं और 2 भाग में कौन कौन से स्वर आते हैं. ठीक है, स्वर के 2 भाग क्या है? एक भाग है ह्रस्व और दूसरा भाग है दीर्घ. ह्रस्व यानी कि छोटा, ठीक है, दीर्घ यानी कि बड़ा. समझ में आया? तो ह्रस्व में कौन कौन से स्वर है? तो छोटी ई दिखाई दे रही है, ह्रस्व यानी कि छोटा, तो छोटी ई, छोटा ऊ. अ क्यों? क्योंकि उसको कोई मात्रा नहीं लगी है, इसलिए वो कोई भी प्रकार से बड़ा नहीं कहलाएगा. ठीक है, फिर ल को रू की मात्रा, तो लू, फिर रू. ठीक है, ये सब ह्रस्व स्वर है. ठीक है, फिर दीर्घ यानी कि बड़ा. तो बड़ा में जो मात्रा के साथ जुड़े हुए हैं उसको बड़ा स्वर कहेंगे. और यहाँ जो ह्रस्व स्वर है उसके साथ कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है, आधे आधे है. ठीक है, तो अब यहाँ पे दीर्घ स्वर देखते हैं. अ को ओ की मात्रा ओ, ए को ए की मात्रा ए को ए की मात्रा ए, औ को औ की मात्रा औ, रू को रू की मात्रा रू, यहाँ पे रू और यहाँ पे री. ठीक है, ह्रस्व में क्या हो जाएगा? री, और यहाँ पे रू. ऊ को बड़ा ऊ की मात्रा ऊ. ठीक है, बड़ी ई, और अ को आ की मात्रा आ. तो ये सब दीर्घ स्वर हुए. ठीक है, तो स्वर कितने हैं? 2 भाग में बटे हुए हैं, एक ह्रस्व और दूसरा दीर्घ. समझ में आया? आगे देखते हैं. तो लू स्वर का प्रयोग केवल वैदिक संस्कृत में होता है.
किस में होता है? लू स्वर का प्रयोग केवल वैदिक संस्कृत में होता है। स्वर हमने जान लिया। अब दूसरा प्रकार देखते हैं, क्या है? व्यंजनानी, यानी कि व्यंजन। ठीक है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण है उसे हम व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण है उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन। ठीक है, जब तक उनमें स्वर नहीं मिलता वे आधे रहते हैं। क्या? स्वर। ठीक है, स्वर जो नहीं मिलता व्यंजन के साथ तो वो व्यंजन आधा रह जाता है। जैसे कि हल चिन्ह, हलंत चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं। हम लोग किसी के स्वर के नीचे क्या लिखते हैं? हलन चिन्ह निकालते हैं ना किसी वर्ण के नीचे, तो वो आधे कहलाते हैं, उसको हलन चिन्ह दर्शाना पड़ता है। तो संस्कृत में 33 व्यंजन है और इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। तो व्यंजन के 3 भाग कौन कौन से हैं? जैसे कि हमने स्वर के 2 भाग देखे, ह्रस्व और दीर्घ, उसी प्रकार से यहाँ पे व्यंजन के 3 भाग हैं। तो एक है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण होंगे? 25। अंतःस्थ व्यंजन में कितने वर्ण हैं? तो 4। ऊष्म व्यंजन में 4। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 25, 4, 4 वो कैसे है डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, फिर अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। यहाँ पे स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। देखो यहाँ पे स्पर्श व्यंजन जो है उसको 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 वर्ग है? एक है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, ये 5 वर्गों में बांटा गया है। तो स्पर्श वर्ण कौन कौन से होंगे? जिसको हलन चिन्ह लगा है। ठीक है, तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, ञ। ओके, च वर्ग में च, छ, ज, ज़, ञ। ट वर्ग में ट, थ, ड, ध, न। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये सारे स्पर्श व्यंजन हुए। अभी 4 जो अंतःस्थ वर्ण है वो कौन कौन से हैं? तो य, र, ल, व, ये सब अंतःस्थ वर्ण है। ऊष्म वर्ण में श, श, श और ह, ये 4 जो है वो ऊष्म वर्ण है। अब आगे देखते हैं, तो अयोगवाह। ठीक है, हमने क्या क्या सीखना है? तो स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अभी हमारा लास्ट प्रकार है अयोगवाह। तो अयोगवाह में क्या है? 2 प्रकार है, 2 स्वर है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से वर्ण है उसमें। अनुस्वार और विसर्ग, ये सिर्फ चिन्हों से पहचाने जाते हैं। अनुस्वार यानी कि किसी भी व्यंजन के ऊपर या फिर स्वर के ऊपर माथे पे बिंदी जो लगाई जाती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे कि संस्कृतम, अंशः। ठीक है, उसका अनुस्वार का उच्चारण किसी भी वर्ण के साथ या फिर किसी भी स्वर और व्यंजन के साथ बोला जाए तो कुछ वर्णों ऐसे होते हैं जिसके साथ न का उच्चारण होता है, अंश। ठीक है, फिर मंदिर है ना, अनुस्वार किसी न उच्चारण के साथ होता है। तो किसी वर्ण या व्यंजन के साथ म का उच्चारण होता है तो संस्कृतम, संस्कृति। ठीक है, ऐसे। फिर विसर्ग, तो विसर्ग क्या है? कौन सा चिन्ह है? हम जब शब्द के पीछे लगाते हैं 2 डॉट, ठीक है, 2 बिंदी लगाते हैं शब्द के बाजू में, जैसे कि रामः, तो उसको ह के साथ उच्चारण करना है। समझ में आया? बालः, वाटिकाः,
ठीक है। अयोगवाहः, अंतः, ऐसे अंशः। ओके, समझ में आया बच्चों यहाँ तक? चलो अब आगे देखते हैं कि विशेष क्या है इसमें। तो जब व्यंजन में स्वर मिलते हैं तो व्यंजन के हल चिन्ह मतलब हलंत चिन्ह का लोप हो जाता है। स्वर के साथ जब व्यंजन जॉइंट होता है तब ये हलन चिन्ह निकल जाता है। जैसे कि क प्लस अ, ठीक है, तो पूरा क बनेगा। क हलंत होगा, फिर उसके साथ अ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? पूरा क। क प्लस आ तो क्या बन जाएगा? का। का जब लिखो तब हलन चिन्ह निकल जाता है, ठीक है, तो उसका लोप हो जाता है और उसमें स्वर की मात्रा लग जाती है। जैसे कि यहाँ पे नीचे दिया हुआ है ब्रैकेट में कि व्यंजन के साथ जब स्वर मिलते हैं तो व्यंजन के हलन चिन्ह का लोप हो गया है, ठीक है। क प्लस अ कोई मात्रा नहीं है तो पूरा क हुआ। ख प्लस आ, उसके साथ आ की मात्रा है तो क्या हुआ? खा। देखो अभी ख के पास जो हलन चिन्ह है वो यहाँ पे निकल गया है, ठीक है। उसी प्रकार च प्लस छोटी ई तो ची, छ प्लस बड़ी ई तो छी, ट प्लस उ तो टू, ड प्लस उ बड़ा उ तो डू, प प्लस री तो प्रू, त प्लस रू तो त्रू, न प्लस ए तो ने, श प्लस ए तो शै, य प्लस ओ तो यो, ह प्लस औ तो हौ, ठीक है। समझ में आया? तब हलन चिन्ह लोप हो जाता है। तो संस्कृत में अपने वर्ग के अन्य वर्णों के साथ संयुक्त पंचम वर्ण य, न्य, ण, न एवं म को अगले वर्ण के साथ जोड़कर लिखा जाता है, जबकि हिंदी में ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे व्यंजन संस्कृत, व्यंजन हिंदी, हलंत संस्कृत, हलंत तो उस पे अनुस्वार आ गया, ठीक है, हिंदी में अनुस्वार हो जाता है ना। समझ में आया? ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।